जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाघाटी एजुकेशन में। आज जो है हम बात करने वाले एमपी बोर्ड त्रैमासिक एग्जाम के गणित के पेपर के जो हो आपका जो है 18 तारीख को होने वाला है। तो हम कुछ टॉपिक के माध्यम से जो है आपको गणित के सवाल को जो है सॉल्व कराते जाएंगे। तो चलिए वीडियो में जो है हमने अध्याय 1 की अध्याय 1 जो आपको दिया हुआ है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या में जो है एमपी बोर्ड में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, तो यहाँ आपको जो है हम टॉपिक बताएंगे, ना कि आपको पेपर बताने वाले हैं ना। तो हम टॉपिक के माध्यम से जो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे और कौन सा सवाल जो है आपके लिए जरूरी होते जाएगा तो उसको पूरी तरीके से सॉल्व भी कराते जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए कि वास्तविक संख्या जो हमारा रियल नंबर वाला जो हमको लेसन दिया हुआ है पहला ही अध्याय, उसमें क्या है आपको चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले आपको पढ़ना है भाई एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम यानी कि आपको लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। इससे रिलेटेड आपको क्या होंगे सवाल रहेंगे। दूसरी बात आपके सामने जो आ जाती है कि करनी वाले जो सवाल रहेंगे ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए। तो इस दो तरह के सवाल जो है आपके सामने रहने वाले। अगर इसी में थोड़ा आगे बढ़ जाए तो क्या बोलेगा कि एलसीएम गुना एचसीएफ। इतनी चीज़ें आपको क्या करनी है, लेसन 1 से आपको तैयार करके चलनी है। तो अगर आपको ये चीज़ें आती है तो भाई आप हमारे द्वारा जो सवाल दिए रहेंगे आप उसको अपने पेट कॉपी के माध्यम से जो है आप सॉल्व कर पाएंगे। या अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो के माध्यम से जो है आप पूरी तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए अब एक सवाल जो है आपको करके दिखाते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ या एलसीएम गुना एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवाल में आपके सामने जो है हम एक ही सवाल बताएंगे आपको। जैसे एक दिया हुआ है कि 510 और 92 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा एलसीएम गुना एचसीएफ निकालिए। अब इस सवाल में जो है आपके बहुत सारे सवाल जो है यहीं पे खत्म हो जाएंगे भाई। कि सबसे पहले हमको क्या एचसीएफ किस प्रकार से निकालेंगे, दो अगर नंबर दिए हुए तो एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे और एलसीएम गुना एचसीएफ किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे आपकी एक ही सवाल के माध्यम से जो है हम 3 सवाल आपके कवर करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले जो आपको एक नंबर दिया हुआ है उसे ले लेंगे हल करते समय और इसे करना है गुणनखंड विधि से, है ना। अगर यहाँ पे अगर बोला कि 510 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि क्या, उसे हमको डिवाइड करते जाना है। जैसे यहाँ लास्ट में 0 दिख रहा है तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच गया 1 यानी 11 हो गया। 2 पंचे 10। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अब पंचे 10। अब इसके पास जो है हमको क्या कर लेना है, यहाँ पे देखना है कि 3 का जा रहा है क्या, तो 3 चौक 24 यानी जा रहा है भाई 3 चौक 24, 3 आटे 27 और 3 आटे 24, है ना। बच गया 1 यानी 3 5 15। अब आपको फिर से देखेंगे कि 3 का जा रहा है क्या, तो बिल्कुल भाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर बच गए यहाँ पे कितने 2 यानी इस बार नहीं जाएगा। तो अब क्या दे देंगे हम 5 का दे देंगे। तो 5 एकम 5, बच गए 3 5 7 35। अब 17 के इसमें क्या जाएगा, 17 का ही जाएगा। तो 17 एकम 17। ये क्या कर लिया हमने 510 के क्या कर लिए अभाज्य गुणनखंड। अब हमने क्या कर लिया 510 के क्या कर लिया अभाज्य गुणनखंड कर लिया। जो हमारा अब दूसरा नंबर दिया हुआ है 92, अब इसके भी इसी प्रकार से क्या कर लेंगे हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जैसे अब 2 दिया हुआ है तो लास्ट में तो यहाँ पे 4 बार जाएगा, फिर बच जाएगा 1 यानी अब 6 बार जाएगा। फिर से 2 का देंगे तो 2 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है 23 आ गया है। 23 में नहीं जाता तो डायरेक्ट हम किसका दे देंगे 23 का दे देंगे। ये क्या हो गए 510 और 92 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो अब इसे साथ में लिख लेना है कि 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, है ना। और उसी प्रकार से 92 के कर लेंगे हम 2 गुना 2 गुना 23। तो अब ये 2 नंबर को आपको देखना है कि दोनों के हमने अभाज्य गुणन को कुछ इस प्रकार से लिख दिया है। अब आपको निकालना है सबसे पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ लिख देंगे यहाँ पे। और एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक, यानी सबसे बड़ा नंबर जो है जो दोनों में कॉमन निकलता है उसे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 जो है दोनों जगह पे आया है और एक ही बार आया, यानी पे क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 2, क्योंकि 2 क्या आया है यहाँ पे दोनों जगह पे आया। अगर हम बात कर ले एलसीएम की, बात कर लेते हैं हम एलसीएम की। तो अब एलसीएम में क्या करना है आपको कि इसको लिख लेना है 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23 और जो कॉमन हमारा आया उसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 22
460। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, अपना एलसीएम। तो अध्याय 1 का जो है ये हमारा जो है दूसरी तरह के टॉपिक का ये दूसरा सवाल है। तो इसमें क्या है आपको कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके के भी जो है आपको बहुत से सवाल देखने को मिलेंगे। तो एक सवाल के माध्यम से जो है हम आपको जो है समझाते हैं। तो देखिए, कर्णी एक अपरिमेय संख्या है ना। अब आप जो है परिमेय संख्या को सिद्ध कर सकते हैं कि किस प्रकार से होगी। अपरिमेय को सिद्ध करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे मान लेना है हमें कि माना कि कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है ना। सबसे पहले आपको ये मान लेना है। तथा 2 पूर्णांक, अब यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैं ए ले देता हूँ, ए तथा बी है, जहाँ b इज नॉट इक्वल 0 है ना, यानी b का मान जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो अगर इसको हम उसके अनुसार लिखे, 2 बराबर क्या लिख देंगे हम। अब इसको परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या को हम किस प्रकार से लिखते हैं, a अपॉन में b है ना। इसको अब इधर हम बता भी सकते हैं कि इस प्रकार से चीजें है कहीं के। अब ये जो अब हमारी चीजें हो गई है, अब इसके बाद में अगर हम इसको थोड़ा प्रतिस्थापित करें तो ये आ जाएगा कर्णी 2b बराबर a है ना। अगर दोनों पक्षों में अगर वर्ग कर दे तो 2b का वर्ग बराबर a का वर्ग। ये हमारा क्या हो गया, एक समीकरण हो गया। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि a का एक गुणनफल क्या है, 2 है ना। कि a का एक गुणनखंड 2 है। क्यों, क्योंकि a के बराबर में कितना आया है, 2 आया है, b भी आया है ना। तो अगर हम अब a की जगह पे कुछ दूसरी चीज रख दे कि a बराबर c रखने पर, सिर्फ a की जगह पे क्या रखना है हमको, c रखना है। या आप चाहे तो 2c रख सकते हैं। तो अगर हम 2c रख दे तो क्या आ जाएगा, अब 2b का वर्ग बराबर, अब ये आ जाएगा 2c का वर्ग, क्योंकि a की जगह पे रख दिए। तो इसको लिख सकते हैं 2b का वर्ग बराबर ये 4c का वर्ग। यानी फिर से क्या आ गया भाई कि ये भी 4 जो आया 2 का गुणनफल है। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो ये समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से a एवं c का एक गुणनफल जो है, गुणनफल क्या है, 2 है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि संख्या क्या है, परिमेय है। इसलिए संख्या परिमेय होगी, है ना। देखिए, अब हमने क्या किया था कि माना कि कर्णी 2 एक परिमेय संख्या, इसलिए अब क्या आ गया कि दी हुई संख्या परिमेय है। तो हमने गलत माना था भाई, हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो अब हम क्या लिख देंगे, त्रुटिपूर्ण हमने माना था कि संख्या परिमेय है, अतः संख्या, अब संख्या कौन सी, कर्णी 2 क्या होगी, अपरिमेय होगी। और इसमें क्या कर देंगे आप, इति सिद्धम लिख देंगे। और इस प्रकार से जो है आप अपने सवाल को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जो है इस प्रकार से आप बनाते हैं तो आपके कहीं भी नंबर कटने के कोई चांस नहीं है। और आशा करता हूँ कि आपको जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है समझ में आ भी चुका होगा। तो अगर ये सवाल आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए हम जो है अब अध्याय 2 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय का नाम क्या है, द्विघात बहुपद। अब द्विघात का मतलब हमने जो है आपको पूरे डिटेल में जो है हमने एक एक टॉपिक के हिसाब से वीडियो बना रखी है। आप चाहे तो अच्छे से समझने के लिए आप उन वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ हम जो है त्रैमासिक एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जो है यहाँ पे क्विक रिवीजन के रूप में आपको कुछ सवाल और कुछ टॉपिक के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं। तो द्विघात समीकरण में जो है आपको 2 ही चीज आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको जो आ जाता है वो आपको देखना पड़ेगा कि गुणनखंड विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या ज्ञात करना है। यहाँ पे द्विघात बहुपद बोला है तो आप उसको शून्यक बोलेंगे, है ना। अगर पार्ट 4 की बात करें तो वहाँ पे मूल बोलता है, यहाँ पे आपको शून्यक बोलता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना चाहिए, शून्यक ज्ञात करते हैं। और उसी प्रकार से जो है आपके अगर सामने शून्यक दिए हुए है तो क्या लिख देंगे हम, शून्यकों के द्वारा बहुपद का निर्माण, बहुपद निर्माण शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम
ये अगर दो चीजें अगर आपको किसी ना किसी रूप में अगर समझ में आ चुकी होगी तो आप जो है इस पार्ट से भी पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। क्या क्या चीजें, सबसे पहले आपको शून्य ज्ञात करते आना चाहिए और शून्य के द्वारा आपके बहुपद का निर्माण करते हुए आना चाहिए। तो जैसे हमारे सामने अगर एक सवाल ले ले हम कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x है ना, हमने जो है सवाल एक कुछ आसान सा नहीं थोड़ा कठिन वाला लिया है ताकि आपको जो है चीज़ें अच्छे से हम समझा सके है ना, क्योंकि आसान वाले सवाल तो कहीं ना कहीं आपको अभी तक समझ में आ चुके होंगे, तो कुछ अलग करने का जो है हम तरीका अपना रहे हैं। जैसे ये सवाल हो गया तो आप सवाल को देखने के बाद में क्या सोचेंगे कि सवाल जो है आपका बहुत ही अलग तरीके का लगेगा, तो आप इसको जो है पहले आपको सीधे सही रूप में लिखना है। जैसे 2 की घात पहले आ गई, फिर अचर पद आ गया, फिर ये आ गई सिंगल घात वाला, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको पहले सही रूप में जमाना है ना, इसको क्या बोल सकते हैं कि सही क्रम में जमाना है। तो आप सही क्रम में कैसे जमाएंगे इसको कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 है ना, बराबर 0 नहीं लगाना है क्योंकि ये है बहुपद वाले सवाल, अगर आप 0 लगाते हैं तो वो हो जाएगा एक समीकरण और हम पढ़ रहे हैं बहुपद। तो आपको जो है इसको इस प्रकार से सिंप्लीफाई कर लेना है या मॉडिफाई कर लेना है। अब इसके आगे में जो है आपको जो डबल डिजिट वाले नंबर रहेंगे, इसके आगे जो रहेगी हमने आपको सिंपल वाले सवाल जिसमें जो है सिंगल डिजिट सामने रहता है ऐसे वाले आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताए। अब डबल वाले में क्या करना है आपको कि जो पहले में नंबर दिया रहेगा उसको लास्ट वाले से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 18। तो ये क्या आ जाएगा, यानी अब हमको ऐसे नंबर सोचना है जिसे जोड़ने के बाद 7 आए और 6 का गुना 3 में किए, यानी हमारे पास आ गया 18, यानी गुना करने पे हमको 18 लाना है। तो 18 कौन से पहाड़ी में आता है, तो 9 दूनी 18 होता है भाई, आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको जानते हैं। तो आप इसको जो है हम किस प्रकार से लिख लेंगे कि 6, अब देखिए कि 3 का जो है हम 2 के साथ अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल सकते है ना, गुणनखंड या उभयनिष्ठ बोले वो नहीं निकाल सकते, तो हम उसको किसके साथ लिखेंगे, हम उसको 6 वाले को 9 के साथ लिख देंगे और इधर 2 के साथ इसको लिख देंगे। तो धन 2 से लिख दिए और ऋण 9x ऋण 3। अब यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं जब लास्ट में आप अब इसको हल करना चलेंगे है ना। अब ये जो 7 जो हमारे पास आया हुआ है इसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे 9x और 7, क्योंकि 9 दूनी 18 हो गया और अभी मैंने बताया था कि 6 गुना 3 करेंगे तो 18 है ना, और हमको लाना है 7, तो 9 में से 7 को घटाएंगे क्योंकि 9 के सामने ऋण का चिन्ह है, क्योंकि 7 हमारे को ऋण में लाना था, तो बड़ी संख्या हमारी यहाँ पे 9 है तो उसके सामने हमने लिख दिया है ऋण, और 2 धन में है, यानी ये कुछ इस प्रकार का कि ऋण 9 धन 2 बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 7। तो आप समझ चुके होंगे ना। अब ये जो हमारे पास जो बना है ये पूरा पेरा, अब उसमें आपको देखना है कि 2 के जोड़े बनाना है ना, यानी पहला जोड़ा हमारा ये हो गया, दूसरा जोड़ा इस प्रकार का हो गया। अब ये यहाँ पे आप एक जोड़े में देखेंगे कि 2x जो है हमारा एक सिंगल नंबर है ना, जो छोटा नंबर है, तो 2x को आप बाहर ले लेंगे। तो अब 2x को आप जब आप बाहर लिया तो 6x वाले में आपको देखना है भी कि 2x जब हमारा बाहर आ गया, यहाँ पे भाग वाले गणित में हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। तो अब आपके पास बचा क्या है, यहाँ पे आपके पास बचता है 3x है ना, और यहाँ पे से जो है फिर प्लस वाला चिन्ह तो प्लस जैसा का वैसा लगा देंगे, और 2x है तो 2x हमने पूरी तरीके से बाहर ले लिया, तो अब आपके पास बचा क्या, 1। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने जो है अभाज्य गुणनखंड वाले से कैसे उभयनिष्ठ निकाल दिया। आप इसको जो है अपने तरीके से जांच भी सकते हैं कि 2x का गुना 3x में किए तो 6x हो गया, x का गुना x में तो 2 की घात आ गई, 2x का गुना 1 में किए तो 2x हो गया। अब यहाँ पे देखें कि माइनस वाला चिन्ह है तो माइनस ले लेना है भाई, और अब यहाँ पे देखेंगे कि छोटा नंबर कौन सा है, 3 है, फिर x है धन 1, यानी जो पहले कोष्टक में आएगा वही हमारी चीज़ें क्या आ जाएगी, दूसरे कोष्टक में आ जाएगी, ये फिर 0। अब यहाँ से चीज़ें जो सॉरी यहाँ पे हमने लिया नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या लेना है आपको, 3 लेना है, ऋण 3। अब आपको जो है दोनों कोष्टक वाले को साथ में लिख लेना है कि 3x वाला एक बार और इस प्रकार से दूसरी बार। तो आपका जो मान आ जाएगा 3x ऋण 0 बराबर 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, ये हो गया आपका एक शून्य। और दूसरे को अगर हम निकालें तो 3x धन 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 1/3। तो ये क्या हो गए, आपके 2 शून्यक हो गए। तो इस प्रकार से आपको जो है शून्यक निकलते। तो ये जो हो गया हमारा दूसरा सवाल हो गया, जिसमें क्या बोल रहा है, यदि बहुपद के शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 1 हो तो बहुपद का निर्माण कीजिए। कहीं ना कहीं ये भी जो है बहुत ही आईएमपी सवाल है, एमपी बोर्ड के हिसाब से, जो आपको जो है हम आगे बताते हैं कि किस प्रकार से आप कर पाएंगे है ना। तो आप शून्यकों का योग, तो सबसे पहले आपको शून्यकों का योग पता रहना चाहिए बहुपद का। तो शून्यकों का योग क्या हो जाता है हमारा, हम यहाँ पे लिख दें कि शून्यकों का
योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान में ए। अब इसका मान आपके सामने कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो आप इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। अब आपको कुछ इस प्रकार से मान रखने हैं कि ये मान भी जो है हमारा 4 आ जाए। तो जैसे ये ऊपर में ऋण दिया है तो हमने लिख दिया भाई ऋण। अब हमको 4 लाना है तो बी का मान हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि 4 आ जाए ना, तो हमने एक बार लिख लिया यहाँ पे 4। अब नीचे में लिख दिया 1। अब नीचे में 1 क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर में 4 है, हम 1 से अगर उसको 4 को डिवाइड करें तो हमको 4 बार देना पड़ेगा, तभी हमारा क्या रहेगा, है ना। अब इस ऋण को काटने के लिए आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे और एक ऋण ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको जब हल करेंगे तो 4 बराबर 4, यानी दोनों तरफ में आपको एक तरफ आंसर लाना है। चाहे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे 16 और यहाँ पे 4 ले सकते हैं, तब आप 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो भी 4 ही आएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, ए और बी के मान रख देना है। यहाँ पे आपको पता चल गया कि ए का मान और बी का मान क्या है। अब दूसरा जो है दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल हम लिख देंगे यहाँ पे। तो गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान में ए। अब देखेंगे कि ए बराबर जो ये वाला ए था, ये 1 मान रखे थे हमने ना, और इसका मान कितना, इधर भी 1, यानी अल्फा इंटू बीटा का गुना करेंगे हम तो हमारा आंसर आना चाहिए 1। और ए का मान हमारे पास पहले से 1 दिया हुआ है, तो 1 कब आएगा, तो सी का मान भी हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ए बराबर हमने कितना रखा है, ए बराबर रखा है 1, बी बराबर कितना रखा है हमने, बी बराबर रखा है ऋण 4, और सी बराबर कितना रखा है 1। तो इस प्रकार जो हमारा मूल जो बहुपद का समीकरण होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। समीकरण की बात करें तो 0 आ जाएगा ना। तो इसमें a की वैल्यू हो गई 1, यानी x स्क्वायर, b की वैल्यू हो गई -4 तो -4x, प्लस c की वैल्यू +1 में है तो बराबर 0। ये हो गया क्या हमारा एक द्विघात बहुपद। तो इस प्रकार से जब आपके सामने जो शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया होगा तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो है बहुपद का निर्माण आप किस प्रकार से करेंगे, या बहुपद दिया हुआ है तो उसके शून्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये आपको समझ में। जो है अध्याय 3 की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जो है हमारे सामने दिया हुआ है रेखिक समीकरण युग्म। तो रेखिक समीकरण युग्म में जो है आपको 2 विधि पढ़नी है जो आपके सामने आ जाएगी। एक क्या, विलोपन विधि जिसे बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड, और दूसरी जो आ जाती है आपके सामने वह आ जाती है प्रतिस्थापन विधि। ये 2 विधि अगर आपको अगर ठीक तरीके से आ रही है तो आप जो है इस अध्याय को भी ठीक तरह से यहाँ से नंबर ले सकते हैं। एक एक विधि को जो है हम ठीक प्रकार से आपको समझाते हैं। जैसे हमारे सामने अगर एक सवाल दिया हुआ है कि x धन y बराबर 14, एक समीकरण हो गया, और x ऋण y बराबर 4। अगर इस विधि को जो है आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि दोनों में से किसी से भी हल करने बोले तो आप किस प्रकार से हल कर पाएंगे, तो इसी विधि में जो है हम आपको आगे बताते हैं। जैसे अगर सबसे पहले हम बात कर ले विलोपन विधि की, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई कि विलोपन विधि से हम इसके हल कर रहे हैं, है ना। ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे 2 समीकरण। अब यहाँ पे आपको इस ठीक प्रकार से देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी हम घटा रहे हैं, है ना। तो घटा रहे यानी घटाने वाले चिन्ह यहाँ पे हमको यहाँ पे आगे लगा देना है। अब आगे अब हल करेंगे तो x प्लस वाला, ये भी x प्लस वाला, और नीचे दिया है माइनस वाला, यानी ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी, घटेगी, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पे ये प्लस वाला, ये दूसरा y माइनस वाला, और नीचे में माइनस वाला दिया है ना, तो ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, तो ये y और y दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो चीजें थी वो इसी प्रकार से होगी। तो 14 में से 4 जाएंगे तो आपके बच जाते हैं 10। तो y बराबर कितना आ गया, 10 बटे में 2, यानी y बराबर आ गया आपका 5। इस प्रकार से आपने क्या कर लिया, एक मान ज्ञात कर लिया। अब इसे जो है आप समीकरण 1 या समीकरण 2 जिसे चाहे उसमें रख सकते हैं। तो जैसे हम चल लेते हैं, समझ लीजिए समीकरण नंबर 1 में क्या रखेंगे, y का मान पता चला है तो हमें y का मान रख देना है। तो x y की जगह पे लिख देंगे हम कितना, 5 बराबर 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14, ये धन वाला इधर आ जाएगा तो ऋण। तो x बराबर कितना गया, 14 में से 5 गए तो 9। ये हमने क्या कर लिए, x और y के मान पता कर लिए। तो इस प्रकार से आपको जो है 2 चरों के मान ज्ञात करना है विलोपन विधि से। तो आशा करता हूं कि आपको विलोपन विधि बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब इसी सवाल को अगर हम आगे जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, 2 समीकरण हो जाएंगे कि x धन y बराबर 14x और x ऋण y बराबर 4। ये हो गए आपके 2 समीकरण।
अब प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना है कि दोनों में से कोई एक समीकरण को आपको लेके चलना है और उसमें से एक का मान निकालना है। जैसे हम अगर लेके चले, जैसे इसमें समीकरण 1 से चले तो अब इसमें समीकरण नंबर 2 से बताते हैं, तो समीकरण 2 से लेके चल रहे हैं हम, तो समीकरण 2 से लिख देंगे यहाँ पे। अब 2 में आपको x या y दोनों में से किसी एक का मान निकालना है, तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ x का, तो x बराबर लिख दिया मैंने। अब y वाला ऋण में है, इस साइड लेके आएंगे तो आ जाएगा वो धन में, तो क्या हो जाएगा 4 धन में y, ये क्या हो गया हमारा एक समीकरण हो गया जिसमें x की वैल्यू दी हुई है। x बराबर क्या लिख दिया हमने यहाँ पे 3, तो ये मान हमें पता चला किस वाले से, नंबर 2 वाले से। तो अब हमने नंबर 2 वाले से नंबर 3 निकाले, तो नंबर 3 वाले को हमको रख देना है समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब इसको जब हमने कर देंगे कि x बराबर क्या है 4 धन y, तो x की जगह पे लिख देंगे उसको 4 धन y, फिर y बराबर 14। ये क्या हो गया अचर पद हो गया, तो इस साइड आ जाएगा ये y और y हो गए 2y बराबर 14, ये धन वाला था तो इधर आ जाएगा तो ऋण, तो y बराबर कितना हो गया 10/2, फिर से आ गया भाई 5। अब ये जो मान हमें y का पता चला इसको क्या रख देंगे समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो इसमें जो रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 धन में y का मान आ गया 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9। इस प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि रहे चाहे विलोपन विधि रहे, आपके दोनों के आंसर क्या आ गए x बराबर 9 और y बराबर 5। तो आपको ये जो है दोनों विधि समझ में आ चुकी होगी। अब हमारे सामने जो बचती है इस पार्ट में वो बचती है ग्राफी विधि और रेखाओं की स्थिति, तो इसको भी जो है वो अच्छी तरीके से जो है आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। इसके पहले जो है मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा।